brigadiers from both sides have been meeting since 7:30 this morning. The fact that it's the Chinese who sought the meeting this morning, the number of fatalities or casualties, including that of officers on the Chinese side. And कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं इंट्रूजन हुआ है, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं चाइना ने इंडियन टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया है कुछ हद तक, कुछ रिपोर्ट्स कह रही है इंट्रूजन को फेल कर दिया गया है, द इंडियन ट्रूप्स हैव पुश्ड द चाइनीज बैक, कुछ रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि नेगोशिएशन चल रही है। काफ़ी हॉचपॉच सिचुएशन है। Hi everyone, welcome to समझो लर्निंग। दिस इज रोहित डागर एंड यू आर वाचिंग द समझो एनालिसिस शो। देखो, अभी तक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आपने देखी होगी कि इंडिया चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ है। कोई नई बात नहीं है, काफ़ी टाइम से स्टैंड ऑफ की सिचुएशन हम देखते आ रहे हैं। कभी इंडिया की टेरिटरी के पास डोकलाम में हमने स्टैंड ऑफ देखा है, कभी हम सिक्किम में इंट्रूजन देखते हैं, अभी लद्दाख में देख रहे हैं। काफ़ी टाइम चाइना मैकमोहन लाइन जो अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री है तिब्बत के साथ, उसके ऊपर विवाद उठाता है। ये कोई नई चीज़ नहीं है और आगे भी ये स्टैंड ऑफ होते रहेंगे। हमें ये एनालाइज करना ज़रूरी है कि ये सब हो क्यों रहा है और आगे हमें किस तरीके से और अच्छे से प्रिपेयर करना है। इतना आप जान लो कि अभी द इंडियन आर्मी इज़ केपेबल इनफ, द इंडियन गवर्नमेंट इज़ केपेबल इनफ टू फॉइल ऑल द इंट्रूजन्स दैट द चाइनीज़ आर प्लानिंग, और इनको पुश बैक कर दिया जाएगा या कर चुके हैं, वो टाइम पे पता लग जाएगा। हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आगे इसको कैसे बचाया जा सकता है और क्या इंडिया को अभी प्रिवेंटिव मेजर्स आगे के लिए तैयार करने चाहिए। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। Right, so before we move on to the how and why, let us look at what is the issue. देखो, इतना आप जानते हो कि मई 2020 में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आई थी कि चाइना की तरफ से इंट्रूजन हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन हुआ है इनटू द इंडियन टेरिटरी। अब यहाँ पर LAC को ब्रीच करके चाइनीज़ ट्रूप्स इंडियन टेरिटरी में आए हैं। इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि LAC एक्चुअली है क्या और क्या ज़रूरत पड़ गई चाइना को LAC क्रॉस करके इंडिया में आने की। देखो, इंडिया कभी भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ नहीं करता है कि जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करके नेबरिंग कंट्री में जाएगा और इंट्रूजन की सिचुएशन करेगा, स्टैंड ऑफ क्रिएट करेगा, अनटिल अनलेस वी आर फोर्स्ड टू डू सो। हम हमेशा रिटेलिटरी एक्शन में कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस लेते हैं, कुछ ऐसी इंट्रूजन्स प्लान करते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, बालाकोट वाली स्ट्राइक्स की थी, वो हमेशा एक रिटेलिटरी एक्शन के तरीके से हुआ था। लेकिन यहाँ पर चाइना का क्या तरीका है? दे वुड कम इनटू इंडियन टेरिटरी, दे वुड ट्राई टू फोर्स द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन मिलिट्री टू नेगोशिएट ऑन देयर टर्म्स, और फिर उसके बाद वो किसी किसी एक एक जगह को कब्जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन ये क्रिएट हुई है दैट द चाइनीज ट्रूप्स एंटर्ड एट 3 लोकेशंस इनटू द इंडियन टेरिटरी, दे क्रॉस्ड LAC, और ये जगह कौन सी हैं? एक तो पैंगोंग सो लेक, दूसरी हॉट स्प्रिंग और तीसरी गलवान एरिया। अब अगर आप इनको मैप में ध्यान से देखोगे तो ये LAC रीजन में ही है तीनों रीजन। जो पैंगोंग सो का एरिया है, इसको अगर आप क्लियरली देखोगे यू वुड नोटिस दैट द पैंगोंग सो लेक इज डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। चाइना के पास काफ़ी ज़्यादा पोर्शन है, इंडिया के पास 40% या उससे थोड़ा बहुत कम पोर्शन है। ये काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे है लेक, 14,000 फीट अबव सी लेवल। पैंगोंग का मतलब लद्दाखी में होता है कॉन्क्लेव और सो का मतलब तिब्बती में होता है लेक। आप देख सकते हो किस तरीके दोनों कल्चर्स के मिक्सचर से नाम बना है। अब विवाद ये है कि यहाँ पर LAC क्लियरली डिफाइंड नहीं है। LAC इज नॉट अ डीमार्केटेड लाइन। डीमार्केशन का मतलब ये है कि दोनों पार्टीज इस चीज़ के ऊपर डिसीजन ले चुके हों कि ठीक है, ये एक लाइन है, इसके इस तरफ हमें, उस तरफ आप हो। LOC के केस में इट हैज़ बीन डीमार्केटेड कि हमारी टेरिटरी क्या है, POK क्या है और पाकिस्तान क्या है। दूसरी तरफ LAC के केस में कोई भी डिमार्केशन नहीं है, एक काफ़ी बड़ा ग्रे जोन है जहां पर दोनों पार्टीज, चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, ये दोनों क्लेम करते हैं कि हमारी टेरिटरी है। क्योंकि अभी तक कोई पैक्ट साइन नहीं हुआ है, अभी तक कोई भी ट्रीटी साइन नहीं हुई है, कोई भी मैप्स इस तरीके से एक्सचेंज नहीं हुए जहां पे दोनों मैप्स सेम टेरिटरी बताते हों। चाइनीज जो अपने मैप्स हमें देते हैं या हम जो अपने मैप्स चाइना को देते हैं, उसमें ये ग्रे जोन जो है इसको दोनों क्लेम करते हैं। अब यहाँ पर नेगोशिएशंस की बात आती है कि नेगोशिएशन हो, एक टाइम पर डिफाइन हो किसको कौन सा एरिया मिलेगा और क्या सिचुएशन रहेगी। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना जरूरी है, समझने के लिए कि ये ग्रे जोन रह क्यों गया। देखो, कहानी शुरू होती है 1834 से। इनफैक्ट द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी वॉज अ टाइम जब महाराजा रंजीत सिंह, जो सिख एम्पायर के लीडर थे, सिख आर्मी को लीड कर रहे थे, उन्होंने एनेक्सेशन स्टार्ट की कश्मीर, जम्मू, लद्दाख वाले रीजन की। जम्मू को उन्होंने 1808 में एनेक्स कर लिया था, फिर 1834 में उन्होंने लद्दाख को एनेक्स किया,
1841 में ये और आगे चले गए इनटू द तिब्बतन टेरिटरी, वहाँ से दे वर पुश्ड बैक इनटू लद्दाख, और फिर फाइनली 1842 में एक पैक्ट साइन हुआ बिटवीन द सिख महाराजा एंड तिब्बतन चाइनीज लोगों के बीच में कि हम एक दूसरे के रीजन में इन्फिल्ट्रेट नहीं करेंगे, ट्रांसग्रेशन नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे इनटू ईच अदर्स बिजनेस। फिर उसके बाद 1846 का टाइम आया जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिख आर्मी को हरा दिया था, और उसके बाद इन्होंने पूरे लद्दाख रीजन को अपने अंडर ले आए थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि हम एक लाइन डिमार्केट कर दें जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि ये ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी है, और दूसरी तरफ हम तिब्बतन टेरिटरी मान लें और ये तिब्बतन्स को भी बता दें हम। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक जॉनसन लाइन डिफाइन की 1865 में, जो कि पूरा जो इंडिया, अगर आप देखोगे अक्साई चीन वाले रीजन को अगर आप इंडिया के अंदर लेके आओगे तो जो फाइनल बाउंड्री बनेगी वो लाइन जॉनसन लाइन है, विच वॉज मार्क्ड बाय W.H. जॉनसन। ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट में सिविल सर्वेंट थे अंडर द सर्वे ऑफ इंडिया। अब दिक्कत ये हुई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन, जो अपना एक डिसीजन था, ये जो नेगोशिएशंस थी, ये तिब्बतन्स को, चाइनीज़ को बताया ही नहीं। अब उन्होंने क्या किया, सिंपली महाराजा को बता दिया, जो नए महाराजा थे आफ्टर द सिख आर्मी वाज डिफीटेड, इनको बताया तो इन्होंने अपना एक फोर्ट बना दिया अक्साई चीन वाले रीजन में। बट चाइनीज़ के साथ कोई नेगोशिएशंस थी नहीं, क्योंकि अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, एक तरफ आपको इंडिया का लद्दाख दिखाई देगा, फिर उससे थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे तो आपको अक्साई चीन दिखाई देगा, उससे और नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो आपको तिब्बत दिखाई देगा, और थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो शिंगजियांग प्रोविंस है ऑफ चाइना, जो कि उस टाइम पर मिड 19th सेंचुरी में चाइना का पार्ट नहीं था। चाइना ने शिंगजियांग को एनेक्स किया था इन 1878, और फिर बाद में तिब्बत को एनेक्स किया था आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन इन 1951-52। तो चाइना का जो रोल है वो देखा जाए तो काफ़ी लेट आया है। अब इतने में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक और लाइन दे दी, दी मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, जिसमें उन्होंने अक्साई चीन के बीच से बॉर्डर निकाल दिया। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होने लगी कि चाइनीज़ ने बाद में मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन को मानने के लिए बोला। इन्होंने बोला कि हम मानते हैं कि ये रीजन जो है ये सही से डिफाइंड है और हमारे लिए ये LAC होनी चाहिए। हालांकि 1926 से 1933 के बीच में जो चाइनीज़ पोस्टल मैप्स थे उनमें जॉनसन लाइन को माना गया था, लेकिन इवेंचुअली नई रेजिम आई, चाइनीज़ रेवोल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट रेजिम आई, इंडिया में भी आज़ादी होने के बाद सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना। अब यहाँ पे नई रेजिम्स के बीच में कोई भी नेगोशिएशन हुई नहीं 10 सालों तक। 1959 में एक नया ट्रिगर इवेंट आया, जिसमें 1959 में एक तिब्बतन अपराइजिंग देखने को मिली, जहां पर जो तिब्बतन लोग थे इन्होंने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द चाइनीज़। दे वांटेड टू थ्रो द चाइनीज़ बैक इनटू देयर टेरिटरी, लेकिन ये हो नहीं पाया एंड द दलाई लामा हैड टू फ्ली एंड ही वाज गिवन असाइलम इन इंडिया। अब इस टाइम पे चाइना अग्रेसिव होता आया, इन्होंने बोला कि फटाफट LAC को नेगोशिएट करो, और इसके बाद इंडिया ने थोड़ा सा स्टेप बैक लिया, नेगोशिएशंस क्लियरली नहीं हो पाई। यहाँ पर कुछ गलतियाँ भी हुई इंडियन गवर्नमेंट से। नेहरू गवर्नमेंट ने यहाँ पर LAC को डिफाइन तो नहीं किया, लेकिन एक काफ़ी डिफेंसिव फॉरवर्ड पॉलिसी अपना ली कि हम फटाफट LAC के आगे जाके चाइनीज़ टेरिटरी में भी घुस गए थे और वहाँ पर पोस्ट सेटअप करनी शुरू कर दी। इससे दी चाइनीज़ पैनिक्ड एंड दे रियलाइज्ड कि अग्रेशन स्टार्ट हो गया है। उन्होंने सोचा कि वो रिटेलिएट कर रहे हैं, बट इंडिया का कोई अग्रेशन का मूड था ही नहीं, वो डिफेंसिव वे में पोस्ट सेटअप कर रहे थे। The Chinese showed aggression and they came into the Indian territory. काफ़ी किलोमीटर्स तक अंदर आ गए थे, चाहे वो लद्दाख वाला रीजन हो, अक्साई चीन पूरा कवर इन्होंने कर लिया था, और अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी अंदर आ गए थे। इवेंचुअली दे वेंट बैक टू दी LAC दैट दे सेड कि हम इसको मानते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक झोल हो गया है। जो मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन डिफाइंड थी, ये वहाँ पर नहीं गए, ये एक अलग लाइन उन्होंने डिफाइन कर दी LAC, जिसमें पूरा अक्साई चीन उन्होंने ले लिया। अब जब ये चाइनीज़ अग्रेशन ख़त्म हो गई, 1962 की ये वॉर थी, इंडो चाइना वॉर, ये ख़त्म हो जाने के बाद अभी भी क्लियरली LAC को डिफाइन नहीं किया गया। एक रफ़ एस्टीमेट चलता रहा, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के टाइम पे भी रफ़ एस्टीमेट चल रहा था कि इस तरफ आप हो, इस तरफ हम हैं, क्योंकि काफ़ी रगड टेरेन है। ये ऐसा टेरेन है जहाँ पे क्लियरली आप लाइन मार्क नहीं कर सकते। एक रफ़ एस्टीमेट लेके चलते हैं कि दीज हिल्स, इसके अक्रॉस आप हो, इसके इधर हम हैं। अब यहाँ पर काफ़ी साल बीत गए, चाइना ने अब इसकी एडवांटेज लेनी शुरू करी है।
कि जो ये ग्रे एरियाज हैं जो कि क्लियरली डिफाइंड नहीं है, एक तरफ क्लियरली डिफाइंड चाइनीज टेरिटरी है, दूसरी तरफ क्लियरली डिफाइंड इंडियन टेरिटरी है, जो कि दोनों पार्टीज मानती हैं कि ये एक दूसरे की टेरिटरी है। बीच में जो ग्रे एरिया है, यहाँ पर इंडियन ट्रूप्स भी पेट्रोल करते हैं, यहाँ पे चाइनीज ट्रूप भी पेट्रोल करते हैं। इस पेट्रोलिंग के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं। अब इंडिया और चाइना आपस में बुलेट्स तो फायर नहीं करते हैं, प्रॉपरली अग्रेशन नहीं दिखाते हैं, लेकिन हाथापाई होती है, लड़ाई होती है, इंजरीज होती हैं, एंड फिर स्टैंड ऑफ होता है जिसको रिजॉल्व किया जाता है थ्रू मिलिट्री टॉक्स, डिप्लोमेटिक चैनल। चाइना हमेशा यही मुद्दा उठाता है कि हमारे साथ नेगोशिएशन नहीं हुई हैं, हमारे साथ नेगोशिएशंस करो, LAC के ऊपर नेगोशिएशंस करो और फिर क्लियरली डिफाइन करो ये लाइन क्या है, और हम LAC भी लेंगे और ग्रे एरिया भी लेंगे। अब इंडिया अभी ग्रे एरिया के लिए फाइट कर रहा है। धीरे धीरे LAC की भी बातें उठनी शुरू होंगी। इन द नियर फ्यूचर यू वुड सी किस तरीके से इंडिया एक ऑफेंसिव मोड में भी आ सकता है, बिकॉज चाइना को कंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो करंट सिचुएशन ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ओवरऑल बॉर्डर है, दिस इज रफली अबाउट 3488 किलोमीटर्स, 3488। अब ये अलग अलग स्टेट्स के साथ बॉर्डर्स हैं, तिब्बत रीजन के, चाइना के। यहाँ पर लद्दाख है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। इतना बड़ा बॉर्डर है, लेकिन एक नेचुरल बाउंड्री है हिमालयाज़ की, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक डिफेंसिव बैरियर है चाइना के अगेंस्ट हमारे पास, और इस पूरे एरिया की सर्वेलेंस, डिफेंस, पेट्रोलिंग का जिम्मा दिया हुआ है ITBP को, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। यहाँ पर SSF भी होती है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। और मेजरली इंडिया और चाइना के बीच में देयर आर 23 एरियाज जो कि डिस्प्यूटेड हैं। ये 23 एरियाज की एक बार लिस्ट आप देखो। इंटरेस्टिंगली यहाँ पर आपको गलवान रीजन और हॉट स्प्रिंग वाला रीजन नहीं मिलेगा। इसके ऊपर भी हम डिस्कशन अभी करेंगे। उसके बाद दूसरा सवाल ये आता है कि ये सारी अग्रेशन और ये सारी सिचुएशन अभी क्यों की जा रही हैं। अभी आपको पता है पैंडेमिक चल रहा है, कोविड-19 की सिचुएशन है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ईच एंड एवरी कंट्री इज बिजी सेविंग इट्स ओन पीपल। अभी इस टाइम पे चाइना अग्रेशन क्यों दिखा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो ये सब समझने के लिए आपको चाइना की पॉलिसी समझनी पड़ेगी। अब देखो ये चाइना की बहुत पुरानी टैक्टिक है। चाइना हमेशा ऐसे टाइम पर अग्रेशन दिखाता है जब सामने वाली पार्टी किसी एक बहुत बड़े नेशनल इवेंट में बिजी हो। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 1962 में आप जानते हो इंडो चाइना वॉर हुई थी। इसकी एग्जैक्ट अगर आप डेट्स ऑब्जर्व करोगे, ये डेट्स थी 20th of October to 21st November 1962, और इसी टाइम पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुआ था, 14th October to 28th October 1962। 14th अक्टूबर से क्यूबन मिसाइल क्राइसिस शुरू हुआ। इमीडिएटली चाइना ने देखा कि US और USSR आपस में बिजी हैं, दे आर इन अ वेरी टेंस्ड एनवायरनमेंट, तो दिस इज द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू अटैक इंडिया। क्योंकि इस टाइम पे कोई भी पब्लिक प्रेशर, कोई भी ग्लोबल प्रेशर इनके ऊपर नहीं बनेगा चाइना के ऊपर, एंड दे कैन एनेक्स द एक्साइचिन रीजन। LAC को रीडिफाइन कर लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 1999 में कारगिल वॉर हुई। कारगिल वॉर के टाइम पर चाइना ने पैंगोंग सो के पास में ही 5 किलोमीटर की मेटल रोड बना दी, क्योंकि इंडियन ट्रूप्स को विड्रॉ किया गया था ऑपरेशन विजय के लिए। इंडिया वॉज टोटली फोकसिंग ऑन द कारगिल वॉर। इस टाइम पे चाइना ने एडवांटेज ली। और उसके बाद आप जानते ही हो करंट एग्जाम्पल कि कोविड-19 के केस में इंडिया बिजी है, इनफैक्ट सभी कंट्रीज बिजी हैं, तो लेट्स टेक दिस एडवांटेज और फिर यहाँ पे अग्रेशन दिखाना शुरू करते हैं। ये तो हो गया चाइना का पुराना टैक्टिक का तरीका। तो आने वाले टाइम में भी इंडिया को तैयार रहना है। कभी भी कोई मुसीबत आती दिखाई देगी, तैयार रहो कि चाइना भी वहाँ पे कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल इशू लाने की तैयारी में रहेगा। अब देखो पैंगोंग सो के केस में समझ में आता है कि ग्रे एरिया काफ़ी बड़ा है। हॉट स्प्रिंग के केस में तो कोई ग्रे एरिया है ही नहीं, कोई अनडिस्प्यूटेड टेरिटरी है ही नहीं। दिस वाज नॉट इन दी 23 डिस्प्यूटेड टेरिटरीज। पहले जो इंडिया और चाइना के बीच में नेगोशिएशंस हुई थी, वहाँ पे कभी भी हॉट स्प्रिंग का नाम नहीं आया, कभी भी गलवान एरिया का नाम नहीं आया। हॉट स्प्रिंग में जो अग्रेशन देखने को मिली, ये सिर्फ एक प्रेशर डेवलप करने की टैक्टिक है कि एक तरीके से इंडियन ट्रूप्स का मनोबल गिराओ, एक तरीके से नेगोशिएटिंग पावर अपनी बढ़ाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है गलवान एरिया। गलवान एरिया में चाइना क्यों इंट्रूड कर रहा है? गलवान एरिया में तो पहले कोई डिस्प्यूट ही नहीं था। इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि इंडिया ने अब अपनी टेरिटरी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग शुरू कर दी है। काफ़ी टाइम से इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। विद द न्यू पॉलिटिकल सेटअप, इंडिया इज़ वेरी अग्रेसिव इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इट्स ओन टेरिटरी। अब यहाँ पर इंडिया बिल्ड कर रहा है एक बहुत ही खास हाईवे, द दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी हाईवे। ये लेह को
दौलत बेग एलडी तक कनेक्ट करेगा। जो पहले 2 दिन का रास्ता होता था अब वो 6 घंटे में कवर हो जाएगा और लेह से काराकोरम पास तक जाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इससे ट्रूप्स को ट्रैवल करने में काफ़ी आसानी होगी। बहुत ही इमीडिएटली मशीनरी, वेपन्स, ट्रूप्स ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं और इंडिया को एडवांटेज मिलेगी दौलत बेग ओल्डी जैसे रीजन पर, जहाँ पे काराकोरम पास में है, पाकिस्तानी टेरिटरी है, इधर चाइनीज टेरिटरी है, इनको ओवरलुक हम बड़ी आराम से कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस और इंडिया अपनी टेरिटरी में स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है अभी। ये चीज़ चाइना को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए गलवान में इंट्रूजन हुई है। चाइनीज़ गवर्नमेंट चाहती है कि एक हाई टेरिटरी पे हम जाके बैठ जाएं जहाँ से हम उस हाईवे को देख पाएं। कारगिल वॉर के टाइम पे हमने देखा था किस तरीके से पाकिस्तानीज आए थे और फिर इन्होंने कारगिल में एक ऐसी हाई पोजीशन पकड़ने की कोशिश की थी जहाँ से ये नेशनल हाईवेज को देख सकें, दे कैन ओवरसी द एक्टिविटी दैट इज़ हैपनिंग इन द इंडियन टेरिटरी। और जनरली ये टैक्टिक रहती है कि इंट्रूजन करो, फाइट की सिचुएशन अगर बनती है तो सीज फायर हो जाएगा और जो जहाँ बैठा है वो वहाँ बैठा रहेगा। यही सिचुएशन बनाने की कोशिश की थी पाकिस्तानीज ने इन द कारगिल वॉर। अब यहाँ पे चाइना चाहता है कि एक हायर पोजीशन पे जाके हम वी कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडियन टेरिटरी, ये हाईवे कहाँ बिल्ड कर रहे हैं और हम उस तक अपनी रीच बना के रखें और फिर नेगोशिएशंस में हम ये बोलें कि वी विल गो बैक ओनली व्हेन यू स्टॉप द प्रोग्रेस इन योर हाईवे, ये प्रोजेक्ट को बंद कर दो। उसके बाद एक और सिचुएशन आप कन्वर्ज कर सकते हो, आर्टिकल 370 रिवोक हो गया है। अब इसके बाद चाइना को ये डर है कि कश्मीर के ऊपर एक रेजोल्यूशन पास किया गया है, कश्मीर को इंटीग्रेट किया जा रहा है, तो अक्साई चीन के ऊपर भी इसका कभी ना कभी इफेक्ट आएगा। इसलिए चाइना चाहता है कि जल्दी जल्दी LAC डीमार्केट हो जाए, क्लियरली डिफाइन हो जाए। कल को ये जो प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं LAC के आसपास रोड्स बनाए जा रहे हैं, तो इससे ये स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेके दे विल लुक इनटू आवर टेरिटरी और हो सकता है कल को LAC के आगे बढ़ के अक्साई चीन भी लिया जाएगा। वो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज की बात हो रही है, वो इंडियन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज को खत्म करने के लिए चाइना पहले अग्रेशन करके दिखा रहा है कि हम नेगोशिएशंस कर लें। विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ इज इंडिया डीलिंग विद दिस सिचुएशन और आगे क्या करना चाहिए। देखो अभी तो मिलिट्री डिस्कशंस होंगी, मिलिट्री नेगोशिएशंस होंगी, डिप्लोमेटिक चैनल से नेगोशिएशंस होंगी और उसके बाद दे विल बी आस्क्ड टू गो बैक इनटू देयर टेरिटरी और फिर LAC के ऊपर डिस्कशन शुरू हो जाएगी। आने वाले टाइम में दोबारा भी स्टैंड ऑफ हो सकता है। यहाँ पर ज़रूरी ये है कि इंडिया आगे की सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर इस तरीके से करे कि एक तो प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल भी ना रोके, प्रोजेक्ट्स को इनफैक्ट और फास्ट तरीके से ख़त्म करे, विच वॉज इन न्यूज़ ऑल्सो रिसेंटली कि इंडिया इज़ ट्राइंग टू एक्सपेडिट ऑल दी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द लद्दाख एरिया, जिससे कि हमारे पास नेगोशिएटिंग पावर और बेटर हो इन द नियर फ्यूचर। अब ज़रूरी नहीं है कि सब लद्दाख में ही ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, ये सिक्किम में भी होने चाहिए, ये उत्तराखंड में भी होने चाहिए, विच इन फैक्ट इज़ ऑल्सो बिंग डन, और साथ साथ ये अरुणाचल प्रदेश में भी और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जिससे कि चाइना के ऊपर हम प्रेशर बिल्ड कर सकें। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो चाइना इज़ नॉट इन अ गुड पोजीशन टू नेगोशिएट बिकॉज कोविड-19 के ऊपर पूरी दुनिया चाइना को कोस रही है। काफ़ी सारे ग्रुप्स बन गए चाइना के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया चाइना के अगेंस्ट जा रहा है, US चाइना के अगेंस्ट जा रहा है, यूरोप भी धीरे धीरे अब चाइना के अगेंस्ट आना शुरू होगा। अब चाइना इज़ वरिड कि इंडिया भी इन कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन रखता है, तो अब आने वाले टाइम में अगर इंडिया भी एंटी चाइना पॉलिसी को अपनाएगा, कोविड-19 को एक ज़रिया हम लेंगे जिसकी वजह से चाइना को हम पुश बैक करेंगे, चाइना वो सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है। दिस डेफिनेटली इज़ अ रॉन्ग टाइमिंग फॉर चाइना। इस टाइम पे इंट्रूजन करके चाइना ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन फिर भी हमें समझना ज़रूरी है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट की इरादे क्या थे अभी ये सब कुछ करने के, जिससे कि हम आगे के लिए प्रिपेयर कर सकें। अब काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि चाइनीज़ गुड्स को आप बॉयकॉट कर दो, इससे चाइना गवर्नमेंट डर जाएगी और फिर आगे इंट्रूजन्स बंद हो जाएंगी। पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट थिंक कि सिर्फ ऐसे बॉयकॉट कर देने से कोई फ़ायदा होगा। ऑल्दो कम्प्लीटली बॉयकॉट हम कर भी नहीं सकते हैं, किसी भी एक कंट्री से अगर इम्पोर्ट्स हैं उनको हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वी कैन ट्राई एंड वर्क टुवर्ड्स रिप्लेसिंग दोज प्रोडक्ट्स। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम किया जा सकता है और फिर आने वाले सालों में सिग्निफिकेंटली कम किया जा सकता है और उनकी रिप्लेसमेंट इंडियन प्रोडक्ट से की जा सकती हैं। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक स्नैप में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ख़त्म कर दो, ये बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए एक बहुत ही मास वेव चाहिए। वो वेव को बिल्डअप करना आसान भी नहीं है और वो वेव अगर बिल्डअप हो भी गई तो इंडिया के पास अभी उन प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने की कैपेसिटी नहीं है। आत्मनिर्भर भारत इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, लेकिन इसको पिकअप होने में, इसको मोमेंटम पिक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उतना टाइम हमें देना होगा कि हम एक बिहेवियरल चेंज लाएं, लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को छोड़ के इंडियन प्रोडक्ट्स को अपनाने की कोशिश करें। चाइनीज़ प्रोडक्ट के साथ भी इनिशियली हुआ था कि हम जनरली कहते थे कि चाइना का माल है,
बहुत ही लो क्वालिटी या बेकार माल होगा। लेकिन आज की तारीख में चाइना हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स मैन्युफैक्चरिंग इन अ वे कि अब चाइना काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भी बिल्ड करता है। तो इंडिया को भी ये ट्रांजिशन फेज़ कैसे ना कैसे कवर करना होगा इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन, जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग की लैकिंग पोटेंशियल है ये कैसे ना कैसे कवर हो जाए। और एक बहाने से, चाहे आप इंडिया चाइना के स्कफल की वजह से कह लो, चाहे आप बाकी कंट्रीज़ का चाइना से निकल के एक दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का बहाना समझ लो, इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी लेनी होगी एंड इट वुड हैव टू इन्वेस्ट हेविली मेकिंग क्लस्टर्स। डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट क्लस्टर्स बनाओ, कहीं पे किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, कहीं पे किसी और इंडस्ट्री का काम चल रहा है, ताकि वहाँ पर एक ही टाइप के स्किल बन सकें, एक ही टाइप के स्किल्ड इन्वायरमेंट में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पकड़ पाएंगे। और बड़े बड़े हब्स में इन्वेस्ट करना आसान है, रादर देन इन्वेस्टिंग इन स्मॉल एरियाज जहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स में इंडस्ट्रीज चल रही हैं। तो काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम करना ज़रूरी है। आत्मनिर्भर भारत इज़ ऑल्दो अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, अ डिफरेंट इनिशिएटिव। यहाँ पे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ से काफ़ी अलग है, इसके बारे में अलग से हम डिस्कस कर सकते हैं। डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि इंडिया चाइना का जो ये स्टैंड ऑफ है इसका रेजोल्यूशन किस तरीके से होना चाहिए और आगे इंडिया को किस तरीके से अपने आपको प्रिपेयर करना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक के ऊपर भी डिस्कशन करें समझो एनालिसिस शो में, तो प्लीज़ राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और फिर उसके ऊपर भी वीडियो बन जाएगी। Right, so I hope that you enjoyed watching this show. See you in the next episode. Thank you.